नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जब आप जैसलमेर क्षेत्र में जाओगे तो ऐसी छोटी और बड़ी घंटियाँ गौ माताओं के गले में आपको ज़रूर दिखेगी। और जब मैं इस ढाणी के अंदर खुड़ी के आगे जब मैं पहुंचा, तो जब इस नंदी के गले में, गाय या नंदी किसी के गले में बांधी जाती है, उसके पास में घंटी इतनी बड़ी बंदी देखी तो जागरूकतावश मैंने पूछा राजेंद्र जी से कि भाई ऐसा क्यों है। तभी वो खड़ा हो गया नंदी और चलना रवाना हो गया। तो उसको बैल बनाया हुआ है, तो चलना रवाना हो गया। तो समझदार जो भी गाय या जो भी नंदी या बैल या जो भी होता है, तो उसको हर्ड का लीडर के रूप में ये लोग तैयार करते हैं। उसकी इतनी समझदारी होती है कि पूरे हर्ड को किधर लेके जाना है, कहाँ पे पानी मिलेगा, वापस घर पे आना है तब कैसे आना है, वो सारी चीज़ें ये मैनेज करता है। तो इस एक घंटी की आवाज़ के पीछे पूरा का पूरा झुंड, जो गायों का, या 100 200 300 गायों का जो इनका झुंड होता है, वो एक इसकी आवाज़ के पीछे चलने लग जाता है। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पे जैसलमेर बाढ़ में जो एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल है, चारों तरफ दूर दूर तक आपको जानवर या कोई भी दिखता नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं होना बड़ा आवश्यक था। इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि भौगोलिक समीकरण ऐसे थे कि दूर दूर तक कुछ दिखता ही नहीं था। तो यहाँ के लोगों को अपनी गायों की इतनी पहचान होती है, या तो सामने से अगर दूसरा व्यक्ति कोई मिल जाता है रेगिस्तानी टीलों में कि ऐसी मेरी गाय थी, ऐसी दिखती थी, या इस तरह की गायों का झुंड आपने देखा है, तो वो बता देता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर उधर जाओगे तो वहाँ पे वो झुंड खड़ा है, मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से अपनी ये गायों को ये पहचान लेते थे। तो सबसे कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर का। तो इस क्षेत्र में दोस्तों अभी तो बरसात में थोड़ा थोड़ा चारे का कुछ टुकड़े धीरे धीरे कहीं पैचेज में दिख रहे हैं। बाकी अगर 1 एकड़ में भी 1 बोरी 2 बोरी बाजरी भी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है बरसात के अंदर। इतना यहाँ पे कम बारिश का मौसम रहता है। तो ये जो थारपारकर का हर्ड है, जो इनका हर्ड था, वो इस एक टंकोरे की आवाज़ से सब रवाना होनी शुरू हो गई एक साथ में। किसी ने हाका नहीं, किसी ने रवाना नहीं किया, किसी ने कहा नहीं कि गौ माता जाना है आपको। तो ये वाला एक सिस्टम होता है जो बड़ा ही जान के आश्चर्य हुआ। और उस आश्चर्य के कारण आप तक ये जानकारी और ये वीडियो साझा कर रहा हूँ कि गौ माता कितनी समझदार होती है और उनके अंदर कितनी भावनाएं और सारी चीज़ें होती है। जो किसान इन गायों को रखते हैं, जो बताते हैं कि भी जब इनके पास चारा नहीं होता है तभी अपने आप चरने के लिए निकल जाती है और चर के वापस आके भी दूध देती है। तो जो रेगिस्तान की जड़ी बूटियाँ और जो सारी चीज़ें खाने के बाद में जो उनका घी बनता है या जो दूध होता है, वो बहुत ही पौष्टिक दूध और घी होता है। तो उससे बहुत अच्छे स्वास्थ्य को लाभ देने वाले रिजल्ट मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं उस 1 घंटी की आवाज़ में सारा गोधन धीरे 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 पीछे जाना शुरू हो चुका है और वापस दिन भर चढ़ने के बाद में शाम को वापस आ जाएगा। जब अकाल के समय बिल्कुल चारा नहीं होता है, उस समय 10-10 15-15 दिन तक 40-40 50-50 60-60 किलोमीटर दूर जाके भी ये गोधन चर के वापस आता है। तो कुछ तो लोग साथ में ग्वाले रखते हैं, कुछ के साथ में ग्वाले नहीं होते हैं, तो वो पानी पिलाने के लिए उनके पास में पहुँचते हैं। 1-2 दिन में एक बार उनको जल की व्यवस्था सारी करके और वापस आते हैं। बरसात में तो जगह जगह पानी भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर उनको दिक्कत होती नहीं है। ये सभी गौ माताएं एक साथ जाने के लिए तैयार है और जा रही है सारी चढ़ने के लिए। तो ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ दोस्तों, इतनी समझदारी, इतना अनुशासन एक लाइन से चलते हुए, तो बड़ा ही सुंदर लगा दोस्तों। तो आप तक ये जानकारी पहुंचा पाऊँ। बरसात के मौसम में मक्खी की बड़ी समस्या होती है। तो इन रेगिस्तान के लोगों ने जो स्वयं के रिसर्च से देखा कि आग के पत्तों को जलाने से उसके धुएं से मक्खियाँ भागती है। तो इस तरह से इन्होंने जगह जगह आग का धुआं भी किया हुआ था जब गाय यहाँ बैठती है, ताकि उनको मक्खियों की परेशानी कम रहे। क्योंकि चलते वक्त तो मक्खियाँ नहीं पर बैठती तो मक्खियाँ ज़्यादा परेशान करती है। तो पूरा का पूरा हर्ड उसी दिशा में रवाना हो गया है। मैं यहाँ पे स्वयं खड़ा हूँ, किसी ने इनको हाका नहीं है, किसी ने इनको कहा नहीं है कि जाओ। तो हमारे खड़े रहते हुए 1-2 छोटे बच्चे गौ माताओं के पीछे पीछे साथ चल दिए। तो व्यक्ति उनको लेने के लिए वापस पीछे दौड़ रहा है कि भी छोटे बच्चे हैं, इतना दूर जा पाएंगे नहीं पाएंगे। या कोई ब्याई हुई गाय जिनका दूध निकालना बाकी है, वो भी चलनी रवाना हो गई है। तो बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है दोस्तों। इस आनंद की अनुभूति जो हमें मिलती है गौ माताओं के साथ में इन खुले क्षेत्रों में, वो एक आपके सामने शब्द विशेष में कह पाऊँ वो संभव नहीं है। तो ये जो बाकी की जो गौ माताएं जो दूध देने वाली है, जिनका दूध निकालना था, वो सभी बैठी है, उनके बीच में ये आग
का धुआं लगाया हुआ है। धुएं से इनके पास में मक्खियाँ और बाकी सब बहुत कम आती है, और ये विशेष आंकड़े का धुआं है, आंकड़े का धुआं ही कहते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो पैचेज में बाड़े बना देते हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे अलग रहते हैं इनके, और गौमाता पूरा मैदान खुला ही है। जैसलमेर में धरती की कमी तो है नहीं, सबसे बड़ा जिला कहा जाता है हिंदुस्तान का, जनसंख्या सबसे कम है इस क्षेत्र की। जैसलमेर बाढ़ में 2 जिले मिलके एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनते हैं। तो थारपारकर नस्ल की जो सही में क्षमता है वो यहाँ दिखती है कि असली थार को पार करने की क्षमता है, 3-3, 4-4 दिन बिना दूध के रहने की क्षमता इन गायों की होती है। तो ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, बड़ा ही सुंदर। और उस तरफ जो बाड़े के अंदर, कांटों के अंदर, वहाँ पे इन्होंने छोटे बच्चों को बांधा हुआ है। तो भाइयों, ऐसे जो दृश्य देखने को मिलते हैं और जो गौमाता की क्षमता देखने को मिलती है, ऐसी हालात में भी 4-4, 5-5, 6-6 लीटर जब बाल्टी के अंदर दूध देखता हूँ तो लगता है कि वास्तव में भगवान ने गौमाता को इंसान का साथ देने के लिए भेजा है। तो भाइयों, जब भी जैसलमेर एरिया में आओ तो खूड़ी है, इसके अलावा आप दूसरी तरफ जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जब मुड़ते तो खूड़ी आता है, राइट साइड में मोहनगढ़ नाचना वाला बेल्ट में अब नहर आ गई है। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी कुछ पैचेज में थारपारकर अवेलेबल है, जैसे गाय दिखती है। पर हेल्थ और बाकी चीज़ों में, क्योंकि खाने को, फीडिंग को इतनी सारी चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती है, तो इतनी हेल्थ है नहीं। तो धीरे धीरे ब्रीडिंग पे, संवर्धन पे भी कार्य हो रहा है। सरकार भी फीडिंग मैनेजमेंट और सारी चीज़ों पे भी कार्य करेगी। ब्रीडर्स सोसाइटी का भी गठन हो रहा है। तो धीरे धीरे भारतीय नस्लों की क्षमताएं सभी ने समझी है और उस पर धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं। तो भाइयों, जो किसान का जीवन है वो जीवन यापन अलग अलग से बकरी और गाय इन दोनों के साथ में चलता है, भेड़ के साथ में चलता है। तो भेड़ ने भी गाय को पीछे रखा है, बकरी ने भी गाय को पीछे रखा है। उसका कारण एक रहा कि उनको भेड़ की जो, बकरी की जो वैल्यू मिलती है, खाती कम है, वो अधिक मिलती है, और गाय के दूध की भी वैल्यू इनको इतनी मिलती नहीं है। और गाय भी इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं होने के कारण एक अच्छी रेट में यहाँ से जाती नहीं है, तो उसके कारण भी इनको व्यावसायिक रूप से फ़ायदा हुआ नहीं है। और गाय के ज़्यादा होने का बकरी के ज़्यादा होने का नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि जहाँ बकरी चरती है, जहाँ मींगनी करती है, वहाँ गाय कभी चरती नहीं है। तो गायों को बहुत दूर तक चरने जाना पड़ जाता है। जो बकरी जिस एरिया में होगी वहाँ गाय कुछ खाएगी नहीं। तो इस कारण बकरियों ने भी गाय को बड़ा नुकसान दिया है, और आर्थिक लाभ के लिए किसानों ने बकरियों को ज़्यादा रखना शुरू कर दिया है। तो उसके कारण कई तरह की समस्याएं खड़ी होती जा रही है। तो भगवान करे फिर से वो गौ माता का जो समय है, उज्जवल समय, वो फिर से आए। और जिस तरह से आज देख रहा हूँ, जिस तरह से युवाओं में एक सोच बढ़ी है, और वह समय लग रहा है कि जल्द ही आएगा, और एक उन्नत नस्ल की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। हमने अभी विचार किया था यहाँ पे जल्द ही एक अच्छा नंदी उपलब्ध करवाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जगह जगह अच्छे अच्छे नंदी पहुँचे और संवर्धन के विषय पे कार्य हो, तभी गोधन बचेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, तभी हमारे भारत का कल्याण होगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंद।